हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन सत्कार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट LNC क्लासेस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ड्यूटी भी करनी है, वार्ड भी बिजी है, आईसीयू के अंदर पेशेंट्स को भी देखना है, वेंटिलेटेड पेशेंट को भी देखना है, इमरजेंसी में भी ड्यूटी करनी है, नाइट शिफ्ट भी करनी है। जी हाँ दोस्तों, और साथ में एक बड़ा सपना है नॉरसेट 9 को क्रैक करने का। क्या आपका भी सपना है नॉरसेट 9 को क्रैक करने का? लेकिन दिक्कत ये है कि वर्किंग है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, 8 से 10 घंटे की ड्यूटी की शिफ्ट होती है, हेक्टिक नाइट ड्यूटी होती है, तो सर साथ में पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते हैं। ऐसी हजारों वजह होगी नॉरसेट 9 को क्रैक करने का सपना देखने की, हजारों रीजन है कि नॉरसेट को क्यों क्रैक करें, हजारों हमारे सपने हैं, लेकिन जवाब कैसे करें सर, ये जवाब नहीं है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हॉस्पिटल में ड्यूटी के साथ में हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आने वाला नॉरसेट कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो ये सब अगर आपकी भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल LNC चैनल। जी हाँ दोस्तों, पिछला जो वीडियो एक मैंने नॉरसेट 9 प्रिपरेशन के लिए आपके लिए प्रिपेयर किया था, बेहद खास स्ट्रेटजी, उसके लिए आपने बहुत असीम प्यार दिया, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मैसेज प्राप्त हुए, उसमें कई स्टूडेंट ने लिखा है मुझे कि सर हम वर्किंग भी है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब भी करते हैं, हम GNM करे हुए हैं, है ना, और हमारा जो है अभी स्टडी कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट ड्यूटी के साथ में स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप मुझे ऐसा कुछ बताइए। तो मुझे लगा कि ये डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे लगा कि ये हज़ारों हमारे ऐसे भाई बहन हैं, हज़ारों ऐसे कैंडिडेट हैं, हज़ारों ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनका यही दिक्कत होती है कि ड्यूटी तो करनी पड़ेगी सर, छोड़ नहीं सकते, है ना, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो उन जिम्मेदारी के साथ में अपने सपनों को कैसे भूल सकते हैं, तो कैसे पढ़ाई को टाइम दे सर। तो ये वीडियो में आपके लिए उन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए मैं एक बहुत खास स्ट्रेटजी वापस आपके लिए लेके आया हूँ। तो मुझे लगा कि ये जो जिम्मेदारी है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर ले आऊँगा, तो ये सिर्फ आपके लिए। और ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो के अंदर सारी स्ट्रेटेजी अपन बात करेंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट अपन करें, ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी के बाद में कैसे हम शिफ्ट के अंदर पढ़ाई को भी कैरी कर सकते हैं और नॉरसेट 9 का सपना क्रैक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए इस स्ट्रेटजी के अंदर मैं आपको बहुत खास तरीके बताने वाला हूं। तो देखिए, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और नॉरसेट को 9 को क्रैक करना चाहते हैं, तो पहली बात, या आप GNM कैंडिडेट है, ऐसा मुझे मैसेज मिला, तो पहली बात आप अपने दिमाग में डाल दीजिए कि आप कहीं पीछे नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूं आपको, क्योंकि देखिए एक तो आप ऑलरेडी हॉस्पिटल में वर्किंग है, एक जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है, कॉलेज से पास आउट होता है, तैयारी करता है, एक आप क्या कर रहे हैं, अभी हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट पेशेंट्स के साथ में डील कर रहे हैं, पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को देख रहे हैं, है ना, आप ट्रॉमा के पेशेंट्स को देख रहे हैं, आप वेंटिलेटर को भी देखते होंगे, आपने आईसीयू में भी ड्यूटी कर रहे होंगे, आप वेरियस टाइप की ड्रग्स को भी अपने हाथों से निकाल रहे होंगे, वेरियस टाइप के इंजेक्शन प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, IV फ्लूइड्स आप दे रहेंगे, वेरियस प्रोसीजर भी आप देख रहे होंगे, और सारा तरह के इंस्ट्रूमेंट भी आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे ड्यूटी के दौरान। तो याद रखिए, तो आप पीछे नहीं है प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल 50% जंग तो आप वैसे ही जीत चुके हैं। जरूरत है तो एक बिल्कुल फोकस्ड और स्ट्रेटेजिक तरीका अपनाने की, और वो तरीका क्या है, अब ये जो नॉलेज है आपका प्रैक्टिकल, ये बहुत काम में आने वाला है। हॉस्पिटल ड्यूटी का नॉलेज आपके एग्जाम्स के अंदर हमने भी फेस किया है यार, नॉलेज पूरा है, थ्योरी पूरी आती है, लेकिन कोई अगर सवाल सामने आ जाए, इंस्ट्रूमेंट आ जाए, वो पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी ने ड्यूटी नहीं करी होगी। लेकिन आप चिंता मत करिए, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो ये 50% नॉलेज आपका ऐसे ही गेन हो गया ना। बचा हुआ जो 50% थिंग्स है, उसको अपन कैसे मैनेज करें, वो मैं आपको सारा एक बार बोल के डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करेगा। देखो, नॉरसेट 9 के लिए आपने देखा, मैं उस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन ड्यूटी के साथ में क्या आप 10 घंटे पढ़ पाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। मैं मतलब आपको जोश तो इतना दिला देगा कोई कि यार ये 10 घंटे है, 12 घंटे पढ़ना है, ये वो कैसे करोगे यार? दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। क्या है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, वो देखो। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं आपको 10-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ने की, आपको 1 से 2 घंटे की पढ़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात को, आपको लगभग 1 से 2 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। ये कैसे पढ़ने की ज़रूरत है, वो इस प्लान के अंदर देखते हैं। तो देखो, जो सब्जेक्ट होते हैं ना आपके, आप लॉन्ग आवर्स मत बैठो, क्योंकि देखो मॉर्निंग की ड्यूटी अगर आप करते हो, लेट सपोज 8 बजे से किसी स्टाफ की ड्यूटी अगर स्टार्ट होती है हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी, और वो लगभग कभी 4 बजे, 5 बजे, 2-3 बजे ऐसे चलती है, तो 8 से 10 घंटे की जो शिफ्ट होती है,
तो आप लंबे टाइम कैसे बैठ पाओगे? आपको वहाँ स्टेमिना भी चाहिए, आपको फोकस भी चाहिए, आपको एनर्जी भी चाहिए। तो आप स्टडी के लिए लॉन्ग टाइम चूज मत करो, आप शॉर्ट टाइम यूज करो। नाउ कैसे? आप अपने स्टडी को अगेन ब्लॉक में डिवाइड करो, है ना, माइक्रो स्टडी ब्लॉक्स, इसको मैं नाम देता हूँ व्हाट इज द माइक्रो स्टडी ब्लॉक। इसको आप कैसे बनाओगे कि आपको 1 से 2 घंटा स्लॉट डेली का बुक करना है, 1 से 2 घंटा। नाउ ये 1 से 2 घंटा आप कैसे बुक करोगे? देखो, आपकी जो मॉर्निंग फ्रेशनेस होती है, उस मॉर्निंग फ्रेशनेस को आप एज ए स्लॉट में यूज करो। नाउ ये मॉर्निंग फ्रेशनेस कब? क्या सो के उठने की? नहीं, ये वो है जब भी आप काम से फ्री हो जाओ, जब भी, चाहे आप नाइट ड्यूटी की रेस्ट से उठे हो या आप इवनिंग ड्यूटी करके आए हो, शाम को आप एकदम थोड़ा रेस्ट करके रिलैक्स हो गए हो, उसको मैं बोलता हूँ मॉर्निंग फ्रेशनेस। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह ही, जब भी आप रेस्ट करके उठते हो उस टाइम आप क्या करो, 1 से 2 घंटा आप अपने स्टडी को दो। नाउ जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि 1 से 2 घंटा आपका, जैसे सुबह ऐसा नहीं कि 4 बजे उठ जाओ, किसी का अगर स्ट्रेंथ है तो यू कैन डू एनीथिंग, बट अगर मान लीजिए ड्यूटी भी करनी है, सोना भी है, रेस्ट भी करना है, तो आप मान लीजिए सुबह 6 से 8 बजे का टाइम ले सकते हैं। अब ये जो 6 से 8 बजे का टाइम है मॉर्निंग का, और नाइट का मान लेते तो 9 से 10 या 11 बजे तक, 9 से 11 तक, मॉर्निंग का 6 से 8, रात का 9 से 11, तो ये 1-2 घंटे की बात है। नाउ ये आपको 1 से 2 घंटे का प्लान बनाना है, इसको मैं बोलता हूँ माइक्रो ब्लॉक स्टडी। अब आपको क्या करना है, इस माइक्रो ब्लॉक स्टडी के अंदर एक सब्जेक्ट को डेली उठाना। सब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं पूरा सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ना है, नहीं, आपको क्या करना है, उसमें से सेलेक्टेड टॉपिक्स को उठाना है। एग्जाम्स नियर है तो आप पूरी बुक तो वैसे नहीं पढ़ पाओगे, पर दोस्तों ड्यूटी के साथ में तो पॉसिबल नहीं है। तो माइक्रो स्टडी ट्रिक के साथ में आप क्या करेंगे, वीकली प्लान करना है। देखो, वर्किंग स्टाफ के लिए ये प्रॉब्लम रहती है कि आप डेली का टारगेट डेली पूरा नहीं कर सकते, इसका ये भी रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है क्योंकि आपकी जो वर्किंग स्टाफ होता है, वर्किंग नर्सिंग ऑफिसर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, उनका जो टास्क होता है वो फिक्स नहीं होता है ना, उनका टास्क फिक्स नहीं होता है। अब क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लाइफ में, स्ट्रिक्ट फॉलो आप कर भी नहीं पाओगे। मैं बोल दूँगा नहीं 6 से 8 बजे ही बैठना है, कैसे के बैठ पाओगे? हाँ, पॉसिबिलिटी है, बैठो, क्योंकि आप ये प्लान करोगे मुझे आज जो है 6 से 8 बजे में से फंडामेंटल को कंप्लीट करना है, और मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई, हॉस्पिटल में किसी स्टाफ की तबीयत गड़बड़ हो गई, आपकी नाइट ड्यूटी लगा दी, तो आप 6 से 8 तो हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी ही करते रहोगे, तो मॉर्निंग का आपका प्लान कैंसिल हो जाएगा। सो ऐसा आपको स्ट्रिक्टली प्लान नहीं बनाना है, प्लान आपको वीकली बनाना है। डेली प्लान आप फॉलो नहीं कर पाओगे, आपको वीकली टारगेट सेट करना है। वीकली टारगेट कैसे सेट करोगे? जैसे पहला वीक की बात करते हैं। फर्स्ट वीक के अंदर आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट जैसे फंडामेंटल को आपने उठा लिया, पहले वीक के अंदर फंडामेंटल को उठाया, उसका सबसे बेस्ट टॉपिक जो आपके बार बार रिवीजन आप एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होगा, उसको आप, जैसे आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये एक मान लीजिए पहले हफ्ते के अंदर आपने इस टॉपिक के चैप्टर को उठाया, उसके साथ में आपने एसिड बेस इम्बैलेंस को ऐड कर दिया, है ना, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस, ये 2 टॉपिक हो गए। अब आपको ये लगता है कि फंडामेंटल के साथ में मैं इस टॉपिक को बढ़िया से स्टडी करूंगा पहले वीक के अंदर, और जैसे लिक्विड टाइप, जैसे ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन, बीटी सेट वगैरह हो गए, ब्लड का टॉपिक हो गया, ये फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस इम्बैलेंस एंड ब्लड एंड इस प्रोडक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो 2-3 ऐसे चैप्टर होते हैं ना, इसको आपको वीकली टारगेट करना कि मेरे को 1 हफ्ते में ये पूरे करने हैं ना। अब आप क्या करो, इसकी थ्योरी पढ़ो, इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस की, आपके एसिड बेस इम्बैलेंस की, पीएच क्या होती है, CO2 क्या होती है, O2 का क्या रोल है, बाइकार्बोनेट का क्या रोल है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, है ना, कैल्शियम वगैरह, ये जो सारी चीज़ें, सोडियम वगैरह, देखो बॉडी में क्या रोल है इनका, एब्नॉर्मलिटी क्या होती है, ECG चेंजेस क्या होता है, कमी की वजह से क्या होता है, तो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा, ब्लड का पढ़ लिया, एसिड बेस इम्बैलेंस था। अब इस एक वीक के अंदर क्या आप करिए, पढ़ने के बाद में जो संडे का स्लॉट आपके पास आएगा, उसमें इन सारे के MCQ आप निकाल दो, कम से कम आपको 100 से 200 MCQ, तो एक वीक के अंदर आपका पूरा 2-3 टॉपिक प्लस उसके 100 से 2 MCQ। समझ पा रहे हैं? पहला वीक का टारगेट पूरा हुआ, आपके टॉपिक 100 to 200 या 150 to 200 MCQ तो आपको निकालनी पड़ेंगे, तब तक के मामला बनेगा। मैं बोल दूं कि नहीं 10 MCQ निकाल दो, इससे आपको सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, तैयारी नहीं हो सकती, है ना दोस्तों। तो वीकली टारगेट। सेकंड वीक की बात करूँ, जैसे आपने OBG की कॉम्प्लिकेशंस उठा लिए, OBG के कॉम्प्लिकेशन उठा लिए, उसके साथ में आपने उसके 100 से 200 क्वेश्चन निकाल दिए, तो OBG का पहले से लगाकर लास्ट पेज तक बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेबर के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, वो सारे कॉम्प्लिकेशन आपने देख लिए और उसके साथ में 100 से 200 MCQ निकाल दिए, तो दूसरे हफ्ते का ये भी टारगेट पूरा गया। सो आपको डेली टारगेट नहीं देना है, यू हैव टू गिव वीकली टारगेट। आप डेली टारगेट पूरा नहीं करोगे तो थोड़ा गिल्टी फील होगा, लेकिन गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप वर्किंग एक स्टाफ है, आप वर्किंग प्राइवेट में जॉब करते हैं,
गिल्टी फील नहीं करें, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसे ही चलती है ना, प्राइवेट में हमारी लाइफ फिक्स नहीं होती है। सो यू हैव टू गिव वीकली टारगेट, नॉट द डेली बेसिस। जिस दिन ये टारगेट पूरा ना हो, थोड़े पीछे रह जाए, गिल्टी फील नहीं करना है, डोंट वरी, क्या बात है, अपना ही टारगेट है, दूसरे हफ्ते पूरा कर लेंगे, नो स्ट्रेस। ओके, नाउ टू द थर्ड टॉपिक। तीसरी स्ट्रेटेजी प्यारे दोस्तों, आपको यूज डेड टाइम स्ट्रिक्टली एंड स्मार्टली। नाउ व्हाट इज द डेड टाइम? डेड टाइम क्या होता है, जैसे आपने अपनी बॉडी में भी देखे होंगे ना डेड स्पेस, वैसे एनाटॉमिकल स्पेस जो सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं, उनका फंक्शनली फिजियोलॉजिकल कोई रोल नहीं होता, उसको डेड स्पेस कहा जाता है। आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है। तो हमारी लाइफ में डेली जो साइकिल चलता है उसमें भी डेड टाइम होता है। नाउ ये व्हाट इज द डेड टाइम? ये डेड टाइम वो होता है जो आप अपने काम के अदर देन फ्री होते हैं। जो फ्री वाला टाइम है उसको साइंटिफिक भाषा में डेड टाइम कहा जाता है। नाउ इसका आप स्मार्टली यूज करिएगा प्यारे दोस्तों। इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी 8 बजे से शिफ्ट होती है और कोई इंसान अगर 6 बजे से अगर ड्यूटी स्टार्ट करता है ड्यूटी जाने के लिए, किसी का घर मान लीजिए 50 किलोमीटर होता है, किसी का 10 किलोमीटर होता है, कोई बस में ट्रेवल करता है, कोई सिटी बस में ट्रेवल करता है, कोई ऑटो में जाता है, कोई कैब लेके जाता है, कोई बाइक पे भी जाता है। सो बाइक वाले तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन ये जो ट्रैवलिंग का टाइम है जिसमें 1-1.5 घंटे आपको लग जाते हैं, ये आपकी लाइफ का एक डेड टाइम होता है। अगर कोई जस्ट पास में ही है तो आप जल्दी ना जाके, ये भी आपके पास में डेड टाइम है। तो ये जो ट्रैवलिंग का टाइम है ये आपके लिए बिल्कुल डेड टाइम है। जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचे, आपने मॉर्निंग का 9 से 10 बजे तक आपने काम काज खत्म कर दिया, 8-10 बजे तक, 1-2 घंटे में। और मैक्सिमम हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो मेडिकल टीम का, जो डॉक्टर्स का जो राउंड होता है वो लगभग 10-1 बजे से स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए 6-8 बजे से 10 बजे तक आपने जो कंप्लीट कर दिया काम, उसके बीच में आपको आधा घंटा 1-आध घंटा अगर कोई फ्री बचता है, वो आपका डेड टाइम है, वो भी आपका डेड टाइम है। थर्ड डे टाइम मैं कह सकता हूं कि जैसे आप नाइट ड्यूटी करते हो, नाइट शिफ्ट करते हो, तो नाइट शिफ्ट में लगभग मान लीजिए कि 8 बजे से आपकी शिफ्ट स्टार्ट होती है, तो 8, 9, 10, 11, 12, मान लीजिए 12 बजे तक आपका थोड़ा काम कंप्लीट हुआ, फाइल्स वगैरह, पेशेंट मेडिकेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। आईसीयू की बात अलग है ना, उसमें भी आपके मान लीजिए 1 से 2 बजे तक फ्री हुए, 12-1 बजे के आसपास जो है आप लगभग फ्री होते हैं। तो उसके बाद क्या आप अपने सपनों के लिए 1 से 2 घंटे नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपको लाइफ में करना तो है। क्या आप उन्हीं चीज़ों में पड़े रहना चाहते हैं? क्या आप वही नाइट ड्यूटी करना चाहते हैं? क्या आप वही 8 से 10 हज़ार की नौकरी करना चाहते हैं? नहीं ना प्यारे दोस्तों। लेकिन आपको सपने तो बड़े देखे हैं, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कीमत जो आपको चुकानी पड़ेगी। प्रकृति इस दुनिया में देने से पहले आपको आजमाती ज़रूर है। नाइट ड्यूटी करके, है ना, आप फिर भी लगे हो तो नॉर्थ सेट आपका हो सकता है ना, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो डेड टाइम है उसको आप ट्रेवलिंग को, आपका जो राउंड से पहले का जो फ्री टाइम है उसको आप यूज़ करें। आपको जो नाइट शिफ्ट के अंदर जो फ्री टाइम होता है कि यार मैं ठीक है थोड़ा बहुत बैठा ही हूँ तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, सामने सिस्टम पड़ा है, आपकी बुक्स हो सकती है, आपके नोट्स हो सकते हैं ना, इसके अंदर आप कुछ ऑडियो मैसेज सुन सकते हैं, ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं, या कुछ बस में कैब में जाते हुए आप कुछ PDF में से रीड आउट कर सकते हैं, है ना। और आप कुछ टेस्ट दे सकते हैं। मान लीजिए 1-आध घंटे का कोई टेस्ट आपने ले रखा है, तो आपने बस में जाते हुए, सिटी बस में या ऑटो में बैठे उस टाइम आपने टेस्ट को सॉल्व कर दिया, घर आके बाद उसको मिला दिया, रिजल्ट क्या रहा, कैसा रहा, ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो ये आपका जो डेड टाइम है इसको आप बढ़िया से यूज़ करेगा प्यारे दोस्तों, आपकी लाइफ में बिल्कुल सकारात्मक परिणाम आपको मिलने लग जाएंगे, है ना। नाउ मूवमेंट करते हैं आपको चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है आपका फोकस करना है आपको हाईली इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक। देखो एग्जाम मैंने पहले ही बताया आपको 1-1.5 से 2 महीने के अंदर हो जाएगा आपका, सितंबर के आसपास है। तो आप क्या पूरी बुक पढ़ लोगे? नॉट पॉसिबल। आप क्या करो, जो हाईली इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वापस फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक को उठाओ और वही सब्जेक्ट को उठाओ। अब मैं बोलूँ कि नहीं हर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये तो सही बात है, लेकिन क्या अब आप रिसर्च को लेकर पूरा रिसर्च पढ़ने बैठ जाओगे? तो आप ये कहाँ की समझदारी है ना। लेकिन आप वही सब्जेक्ट उठाओ जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो नींव बनाते हैं एग्जाम की। रिसर्च मैनेजमेंट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नॉर्थ सेट एग्जाम की न्यू अभी तक तो बनाई नहीं इन्होंने। नॉर्थ सेट एग्जाम की जो न्यू बनाते हैं वो सब्जेक्ट आपके फंडामेंटल होते हैं, आपका फार्मा होता है, मेडिकल सर्जिकल होता है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी होता है, और पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक होते हैं, और CHN भी हो सकता है। तो ये न्यू बनाने वाला सब्जेक्ट है, यहीं से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं को पकड़ो ना भाई साहब आप, है ना। क्यों फालतू रिसर्च मैनेजमेंट में पढ़े हो? जेनेटिक, पैथोलॉजी पता नहीं कब पूछी कि नहीं पूछी है, 1-2 का सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन न्यू बनाने वाले जो सब्जेक्ट है उनको आप फोकस करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चूज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करो, उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट करो ना। ये इसमें आपका डेड टाइम स्पेस करो, है ना। आपने इसको जो ब्लॉक बनाए उसको आप हर डेली 1 से 2 घंटा आप इसको टाइम दो। मॉर्निंग में दीजिए 6 से 8 बजे, नाइट में जब आप घर आते हैं तो वापस खाना खा के 9 से 11 बजे तक आप इसको टाइम दे सकते हैं। इसमें जैसे फ्रीक्वेंटली प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट को अगर आप चूज करो तो फंडामेंटल मैंने आपको बताया,
फार्मेकोलॉजी, जिसके अंदर देखो फार्मा में क्या पढ़ोगे आप, पूरी फार्मा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह सब नहीं। फार्मा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ इजी या कुछ ऐसी ड्रग्स जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे डिजॉक्सिन हो गया, लिथियम हो गया, फेनिटोइन हो गया, कुछ ड्रग्स के एंटीडोट हो गए, पीसीएम का एंटीडोट, हेपेरिन का एंटीडोट, वारफिन का एंटीडोट, इनके साथ में इनके कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है ना, इसके साथ में इनके कोई जितने भी एंटीडोट होते हैं, एक मुझे लगता है एक पेज भरोगे तो सारे एंटीडोट एक पेज में आ जाते हैं, और उनके साइड इफेक्ट, उनकी टॉक्सिसिटी, यही तो ड्रग्स एग्जाम में फार्मा से पूछी जाती है। किसी ड्रग्स का किसी कंडीशन में साइड इफेक्ट, कौन सी ड्रग किसी बीमारी में कौन सी नहीं देनी है, तो ये कुछ छोटी मोटी जो बातें होती है ना, ये फार्मा में आपको पढ़नी है। बहुत छोटा सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। एमएसएन, क्या एमएसएन के अंदर सेल टिश्यू से लगाकर पूरा पढ़ लूँ, कैसे पढ़ पाओगे। मेडिकल सर्जिकल बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है प्यारे दोस्तों, है ना, पूरी बॉडी उसी के सहारे चल रही है, तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे आप। कॉमन डिजीज क्या होती है, बार बार एग्जाम पूछी जाने वाली, वो उठाओ आप, उसको आप देखो, है ना, उसके सवाल आप देख लो, उसकी एमसीक्यू सॉल्व कर लो। ईसीजी चेंजेस बार बार पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अपन बहुत बड़ा तोप मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कार्डियो से लास्ट नोट सेट में कोई या एक दो नोट सेट में सवाल भी नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने को बहुत सवाल आते हैं, लेकिन आप क्या कि एक सिस्टम के पीछे पड़ जाते हो, तो पीछे नहीं पड़ना है। उस सिस्टम के से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, जैसे कार्डियक सिस्टम में से ईसीजी आपको पता इंपॉर्टेंट रहती है, तो आएगा, तो आपको ईसीजी पता होना चाहिए। ईसीजी की नॉर्मल वेव्स क्या होती है, अबनॉर्मल वेव्स क्या होती है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू स्टडी बिफोर नोट्स एग्जाम। तो ये जो आप तरीका अपनाओगे तो आपका सब्जेक्ट भी छोटा हो जाएगा, आपको नंबर भी मिल जाएंगे। ओबीजी की बात करते हैं तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जैसे लेबर हो गया, एंटीपार्टल एंटीनेटल हो गया, आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, लेबर की कुछ मेडिकेशन जो होती है वो हो गए आपके, कुछ इंपॉर्टेंट साइन हो गए प्रेगनेंसी के, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए, कुछ मैन्यूवर हो गए। मैन्यूवर आपके एग्जाम में भाई कई बार पूछे जाते हैं जो लेबर के अंदर आते हैं, तो ये ओबीजी के कुछ साइन हो गए आपके, प्रीटर्म लेबर वगैरह इस टाइप की बातें होती है। कम्युनिटी के अंदर आप इम्यूनाइजेशन पढ़ सकते हैं, और आपके एनआरएचएम के जितने भी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं वो सारे प्रोग्राम कमिटीज होती हैं वो पढ़ सकते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक उठाइए, मैं आपको ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे टॉपिक उठाइए, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय ऐसे टॉपिक उठाइए जिससे आप आराम से 1 से 2 घंटे में कवर कर सकते हैं, स्मार्टली 1 से 2 घंटे में कवर कर सकते हैं, आपको रिवाइज कर सकते हैं वापस, है ना, डेड टाइप के अंदर भी आपको रिवाइज कर सकते हैं, है ना, आपने जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पीडियाट्रिक की बात करूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आते आता है, माइलस्टोन आते ही आते हैं, है ना, और कुछ और अदर जैसे डिजीज कंडीशन, पाइलोरिक होगी, हर्ट्ज़ डिजीज होगी, इस टाइप की बातें होती हैं वो आपको देखनी होती है। नो, अब जैसे सप्ताह एंड होता है, वीकेंड पे आप क्या कर सकते हो, 5वां पॉइंट बताता हूँ, व्हाट इज द वीकेंड प्लान फॉर द नॉट सेट एग्जाम। आप क्या करो, वीकेंड पे सिर्फ एमसीक्यू प्लस रिवीजन, आप वापस थ्योरी पर, जैसे एक हफ्ता का हमने प्लान बनाया ना, वीकली टारगेट दिया, पूरा हफ्ता करा, वीकेंड जैसे आया सैटरडे या फिर संडे आप सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू आप कहीं से उठाए, आपके पास कोई मार्केट में बुक अवेलेबल है या फिर आपने जो कहीं टेस्ट सीरीज ले रखी है आप दो, कोई दिक्कत नहीं है। वीकेंड पे सिर्फ आप एमसीक्यू सॉल्व करो, और जिस एमसीक्यू में आपको दिक्कत आती है उसका आप रजिस्टर अलग से बनाओ, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, और उसका आप क्या करो, वापस रिवाइज करो। तो जो आपकी गलती होती है उसको आप रिवाइज करो, न कि बार बार पूरा टॉपिक पढ़ना है। वीक में पूरा टॉपिक पढ़ा, वीकेंड पे उसके सारे एमसीक्यू उठाए, तो ये रिवाइज हो गए आपके, रिकॉल भी हो गए, है ना, तो ये आपके बहुत काम आएगा। उसी वीकेंड पे आप मेगा टेस्ट का प्लान कर सकते हो। मेगा टेस्ट आपको देना है क्योंकि आपको एंटायर पूरा कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट को चूज करना होता है, पूरा एंटायरली सब्जेक्ट नर्सिंग फील्ड को आपको एक असेस करना है खुद के अंदर, तो आपके लिए मेगा टेस्ट रामबाण साबित हो सकते हैं, है ना। उसके साथ में आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, यूनिट वाइज टेस्ट भी आप दे सकते हो। तो ये वीकेंड का प्लान आपको बताया। नाउ एक इंपॉर्टेंट आपको आरआर स्ट्रेटेजी अगेन फॉलो करनी है। नाउ पिछली वीडियो में भी मैंने एक आरआर स्ट्रेटेजी बताई थी, इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ आरआरआर स्ट्रेटेजी, ये थोड़ी अलग है। इस आर को मैं नाम देता हूँ रिव्यू, रिकॉल एंड रीइंफोर्स। रिव्यू, रिकॉल एंड रीइंफोर्स। नाउ व्हाट इज द आरआरआर स्ट्रेटेजी? रिव्यू, रिकॉल, रीइंफोर्स। रिव्यू का मतलब आप पीडीएफ देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई भी शॉर्ट नोट्स आप दे सकते हैं, या फिर पुराने पेपर आप देख सकते हो, तो एक ना रिव्यू कर लिया आपने वीकेंड पे। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो मॉर्निंग में पढ़ा हो उसको आप वापस रिकॉल करो। जैसे आपने मॉर्निंग पढ़ने के बाद ड्यूटी चले गए, आप वापस उसको वहाँ बैठे बैठे याद कर सकते हो, हाँ यार जब तक राउंड नहीं होता मैं पढ़ लेता हूँ, मॉर्निंग में डिजॉक्सिन पढ़ी थी, इसका साइड इफेक्ट ही होता है, नॉर्मल लेवल होता है, फेनेटोन का नॉर्मल लेवल होता है, एंटीडोट ही होता है, टॉक्सिसिटी हो जाती होता है। ऐसे रिकॉल आप कर सकते हैं, इससे क्या आपको मेमोरी भी आपकी शार्प होती है ना। रीइंफोर्स आप खुद को एमसीक्यू सॉल्व करने में पूरा झोंक दीजिए। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वीकेंडली प्लान बनाएंगे, तो आपका डेफिनेटली ये जो प्लान है ये भी सक्सेस रहेगा। तो बड़ा गोल देने के बजाय आप छोटे छोटे गोल दें,
खुद को। डेली के बजाय आप वीकली पूरा प्लान आपके लिए तैयार करें कि मुझे वीकली, हफ्ते में ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, हफ्ते में ये 4 टॉपिक पूरे करने हैं। डेली आप 4 टॉपिक नहीं कर पाओगे, तो आपको वीकली जब प्लान लेके चलोगे तो आपका डेफिनेटली सब्जेक्ट भी पूरा होगा, टॉपिक भी पूरा होगा, उसके MCQ भी आप सॉल्व कर पाओगे और नॉर्सेट में सिलेक्शन भी ले पाओगे। तो ये कुछ बातें थी, याद रखिएगा। कितनी भी भयंकर कंडीशन आ जाए, है ना, सिर्फ ड्यूटी करने वाले, सपना देखने वाले, उन्हीं का नॉर्सेट नहीं होता है। ड्यूटी करके थकान साबित करने वाले या थकान को महसूस करने वाले इंसानों का नॉर्सेट नहीं होता प्यारे दोस्तों। नॉर्सेट उसका होता है जो नाइट ड्यूटी करने के बाद भी आकर 1 से 2 घंटा खुद मेहनत के अंदर खुद को झोंक देता है। जब सपनों की आग लगी होती है ना कि मुझे यस नॉर्सेट को क्रैक करना ही है, अब मुझे प्राइवेट में जॉब नहीं करनी है, मुझे 8 से 10 हज़ार में बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहना है, जब ऐसी आपके अंदर लगन आएगी, मुझे भी समाज में, परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में एक इज्जत भरी जिंदगी जीनी है, चाहते हैं कि आप सभी वो आपकी इज्जत करें, तो आपको नॉर्सेट का सपना तो देखना पड़ेगा। अगर ऐसे सपने आप देखते हैं और नाइट ड्यूटी करने के बाद भी आप आके सो जाते हैं, है ना, और फ्री टाइम में भी आप बिल्कुल रेस्ट करते हैं, तो उनका नॉर्सेट नहीं होता। नॉर्सेट उनका होता है जो थकने के बाद भी वापस बुक उठा के बोले यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। तो आपको भी लगता है कि यस मैं नॉर्सेट क्रैक कर पाऊंगा, मैं ड्यूटी के बाद भी नॉर्सेट क्रैक कर पाऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में आई कैन क्रैक नॉर्सेट ये कमेंट जरूर करिएगा और खुद को विश्वास दिलाइएगा। खुद पर भरोसा जाहिर करना बहुत बड़ी बात होती है प्यारे दोस्तों। और साथ में ये जो प्लान मैंने आपको बिल्कुल डिस्क्राइब किया है, पूरा प्लान बताया है, इसको भी आप जरूर फॉलो करिएगा। यकीन मानिएगा ये प्लान आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपकी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने माता पिता पर आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार जरूर आप क्रैक कर पाएंगे प्यारे दोस्तों, ड्यूटी के साथ नॉर्सेट 9 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आई कैन क्रैक नॉर्सेट। तो ये विश्वास आपको होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।